ब्रांच अकाउंट का ये लास्ट टॉपिक है, पार्ट नंबर 3। जो मेथड नंबर 2 हमारा चल रहा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का जो केस नंबर 1 है, व्हेन गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कोस्ट प्राइस, वो लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, जिसमें हम 5 अकाउंट बना चुके हैं। यहाँ पर केस नंबर 2 है व्हेन गुड्स सेंट टू ब्रांच एट सेलिंग और इनवॉइस प्राइस। जैसे हमने फर्स्ट मेथड में देखा था कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड करके गुड्स सेंड करता है, वैसे ही सेकंड मेथड में भी हो सकता है। सेकंड मेथड में भी हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को जो गुड्स सेंड करता है उसकी कॉस्ट प्राइस में कुछ ना कुछ परसेंटेज प्रॉफिट ऐड किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट अकाउंट हम बना के चलेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो जैसे कॉस्ट प्राइस में हम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। जैसे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट में लिखेंगे, और जब भी ब्रांच को स्टॉक रिसीव होगा इन एनी फॉर्म, उसको हम डेबिट में लिखेंगे। और किसी भी फॉर्म से अगर ब्रांच से स्टॉक बाहर जाता है, आउट होता है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच वाली वैल्यू यहाँ लिख दी जाएगी जो इनवॉइस प्राइस पे बेची गई है। यानी यहाँ पर सारा इनवॉइस प्राइस लिखा जाएगा, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो, गुड्स सेंट टू ब्रांच हो। ब्रांच डेटर्स पता है आपको, सेल्स रिटर्न होता है, तो 3 वैल्यू जो है वो हमारी डेबिट में आ जाएगी। क्रेडिट में जो है वो बाय बैंक, इसको कैश सेल्स बोलते हैं। बाय ब्रांच डेटर्स अगर हमने क्रेडिट में सेल्स किया है तो, गुड सेंड टू ब्रांच अगर ये रिटर्न टू हेड ऑफिस किया है तो, और बाय बैलेंस सीडी अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचता है तो। इसके बाद जब कॉस्ट प्राइस हम पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसे ब्रांच P&L अकाउंट में लिखा जाता है, जबकि इनवॉइस प्राइस में जब हम अकाउंट बनाते हैं तो इसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना के चलेंगे। यहाँ पर ब्रांच P&L अकाउंट नहीं बनेगा। कॉस्ट मेथड है, कॉस्ट प्राइस पे अगर आपने माल भेजा है तो फिर ब्रांच P&L अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस पे अगर हमने माल भेजा है तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, ना कि ब्रांच P&L अकाउंट। इसके बाद सेकंड अकाउंट बनाना है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में केवल 2 ही एलिमेंट आते हैं, यानी कि जो गुड्स सेंड किया है और जो गुड्स रिटर्न हुआ है। तो जो गुड्स सेंड किया था ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में, वो क्रेडिट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो क्रेडिट में था रिटर्न वाला, वो डेबिट में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट होता है इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स प्रॉफिट इन गुड्स सेंड टू ब्रांच। इसको हम बोल सकते हैं प्रॉफिट इन गुड्स सेंड टू ब्रांच। यानी मान लीजिए कि हमने इनवॉइस प्राइस 1 लाख रुपए का माल हमने भेजा, उसमें से 10,000 का माल रिटर्न हो गया, तो हमारे पास 90,000 गुड्स होगा इस ब्रांच के पास। तो ब्रांच के पास जो 90,000 का जो गुड्स है उसमें कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से आएगा। यानी प्रॉफिट इन गुड्स सेंड टू ब्रांच वो आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज अकाउंट से क्या करते हैं, बंद करते हैं। ब्रांच डेटर्स अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। यानी डेबिट में केवल 2 एलिमेंट आएंगे हमारे, ओपनिंग डेटर्स और क्रेडिट सेल्स, जिनसे हमारे डेटर्स इंक्रीज होते हैं। और जिससे हमारे डेटर डिक्रीज होंगे अगर डेटर हमें कैश पेमेंट कर दे तो, अगर कोई सेल्स रिटर्न हो जाए तो, या कोई डिस्काउंट बैड डेट्स या अलाउंस हो जाए तो। उसके बाद जो क्लोजिंग डेटर्स होंगे वो हमारे आ जाएंगे बाय बैलेंस सीडी में। इसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट भी बिल्कुल सेम है पोस्ट मेथड की तरह। जो हमारा कैश में पेमेंट होगा वो टू बैंक में कर देंगे, और जो भी हम डेटर्स को डिस्काउंट बैड डेट्स या अलाउंस देंगे वो डेबिट में आ जाएगा। बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो कॉस्ट प्राइस वाले मेथड में ब्रांच P&L में जाता था, लेकिन यहाँ पर जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो ये 4 अकाउंट तो हो गए हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट, जो है वो दोनों सेम ही हैं, बस केवल ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच P&L का ही डिफरेंस है। इसके बाद एक नया अकाउंट बनेगा ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये नाम से ही पता है स्टॉक रिजर्व, और स्टॉक रिजर्व हम डिपार्टमेंट अकाउंट में भी पढ़ते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, और ब्रांच में भी पढ़ते हैं कि जो माल हेड ऑफिस से ब्रांच के पास आएगा उसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा, यानी ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर में सेल नहीं हो पाया, क्लोजिंग स्टॉक जो करंट ईयर में सेल नहीं हो पाया, उसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है उसे स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, जिसे हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर हम स्टॉक रिजर्व में लिखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के प्रॉफिट को लिखेंगे।
तो सबसे पहले अगर स्टॉक रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो बाय बैलेंस बीडी लिख देना, क्योंकि आपको पता है जो रिजर्व्स होते हैं वो लाइबिलिटीज होते हैं और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस आएगा और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारा डेबिट में आ जाएगा। तो यहां पर हमें जो ओपनिंग स्टॉक है उसका प्रॉफिट हमें लिखना है डेबिट में, टू ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट होगा वो हमें बाय ब्रांच एडजस्टमेंट के क्लोजिंग यानी कि क्रेडिट में लिखना है, प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक हमें लिखना है ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से क्रेडिट में। ये फिक्स अकाउंट है, ऐसा का ऐसा ही बनेगा, क्रेडिट में ओपनिंग, डेबिट में क्लोजिंग लाइबिलिटी की वजह से। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट में आता है, इसलिए इसका प्रॉफिट भी हम डेबिट में ही लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखा जाएगा, इसलिए क्रेडिट में इसका प्रॉफिट आ जाएगा क्लोजिंग का। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक डेबिट में होता है, प्रॉफिट इसका स्टॉक रिजर्व में डेबिट में आ गया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्रेडिट में होता है, इसलिए इसका प्रॉफिट भी हमने क्रेडिट में लिख दिया है। इसके बाद लास्ट अकाउंट बनेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें क्या होगा, जो ऊपर के 5 अकाउंट बने हैं हमारे, उनमें से जो भी वैल्यू हमारी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से बंद हुई है वो यहां पर क्रॉस में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला जो अकाउंट हमारा था वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट था। ब्रांच स्टॉक अकाउंट अगर डेबिट में बंद हुआ, टू ब्रांच स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट प्रॉफिट, तो ये बाय ब्रांच स्टॉक के नाम से आ जाएगा क्रेडिट में। अगर क्रेडिट से बंद हुआ तो ये आ जाएगा हमारे डेबिट में। तो फर्स्ट अकाउंट से तो ये आ जाएगा। सेकंड अकाउंट में गुड्स एंड टू ब्रांच में देखो डेबिट में है ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है, तो इसके क्रेडिट में आ जाएगा बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, क्रेडिट में आ जाएगा, डेबिट वाला क्रेडिट में आ जाएगा। ब्रांच डेटर्स में कहीं पर भी वो नहीं है, एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं है, तो शिफ्ट नहीं होगा। ब्रांच एक्सपेंसेस के क्रेडिट में है बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, तो इसके डेबिट में आ जाएगा टू ब्रांच एक्सपेंसेस, यानी केवल शिफ्टिंग करनी है हमें, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। स्टॉक रिजर्व के तो दोनों तरफ है, ब्रांच एडजस्टमेंट जो डेबिट वाला है वो क्रेडिट में चला जाएगा और जो क्रेडिट वाला है वो डेबिट में आ जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल ये हमारा जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है वो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा इसका, उसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे, जिसको हम P&L अकाउंट से बंद कर देंगे। तो इस तरीके से ये 6 अकाउंट बनाए जाएंगे। इन 6 अकाउंट से रिलेटेड एक एग्जांपल हमारे सामने है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पिंक सिटी स्टोर्स ऑफ जयपुर हैज अ ब्रांच एट अजमेर। हमारा जो पिंक सिटी स्टोर जयपुर के अंदर है उसका एक ब्रांच अजमेर में अवेलेबल है। गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। तो मैंने आपको बताया था अगर कॉस्ट पे होता है प्रॉफिट तो हम क्या करेंगे, जो भी इनवॉइस प्राइस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट से। तो यहां पर हो जाएगा इनवॉइस प्राइस इंटू 25 डिवाइड बाय 125। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस सारे एक्सपेंडिचर पे कर रहा है तो मेमोरेंडम कैश अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज। हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर्स हमें दिए हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दिया हुआ है, तो 3 बैलेंस तो हमें ओपनिंग दिए हुए हैं, तो ये तीनों अपने अपने पर्टिकुलर अकाउंट में आ जाएंगे। गुड्स सेंट टू ब्रांच दे दिया, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच भी हमें दे दिया, ठीक है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स भी हमारे पास है। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। डिस्काउंट हमारे डेटर का काम है, ब्रांच एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस पे करेगा, और क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग डेटर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन है। तो हम एक एक करके अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जो पहला अकाउंट हम बना के चलते हैं। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले आपको पता है टू बैलेंस बीडी में ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, जो कि हमें दिया हुआ है 5000 रुपीज। गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स एंड टू ब्रांच में दिया हुआ है 90,000। तो जो वैल्यूज दी हुई है हमें एज इट इज वो ही लिखनी है, ठीक है। ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर्स आपको पता है जो कौन से होते हैं, सेल्स रिटर्न वाले। तो सेल्स रिटर्न अगर कोई है तो यहां लिख दीजिए गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 500 रुपए, तो वो आ जाएगा, ठीक है। केवल 3 वैल्यू आती है इस तरफ। इस तरफ आता है अपना बाय बैंक, यानी कि जो कैश सेल्स हुआ वो, तो कैश सेल्स हमारा 10,000 का है। बाय ब्रांच डेटर्स हमारा क्रेडिट सेल्स है जो कि 70,000 का है। गुड्स एंड टू ब्रांच में आता है अपना
कोई भी ब्रांच ने जो माल रिटर्न किया है 3,000 का जो माल रिटर्न किया है वो आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 12,000 का, 12,000 का, तो 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट में भी आ सकता है और डेबिट में भी आ सकता है, तो टोटल के हिसाब से पता चलेगा। तो क्रेडिट का टोटल अगर हम करते हैं तो 10 + 70 + 3 + 12 95,000 होता है, जबकि डेबिट का जो टोटल है वो 95,500 होता है। तो डेबिट वाला ज्यादा है, तो 95,500 डेबिट का ज्यादा है, तो डेबिट वाला ही टोटल आएगा 95,500, और 500 जो है ये हमारा टू ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगा, जिसको हम लॉस बोलेंगे। यानी कि ये जो डेबिट वाला ब्रांच एडजस्टमेंट है ये नहीं आएगा। तो इस तरीके से अपना पहला अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। फिलअप करना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम कॉस्ट प्राइस में फिल करते हैं, बस यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर का डिफरेंस है, ब्रांच P&L की जगह ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। इसके बाद गुड्स एंड टू ब्रांच की अगर हम बात करें तो गुड्स एंड टू ब्रांच में जो सेंट वाला है वो तो बाय में आ जाता है, क्रॉस हो जाता है, जो कि 90,000 का था, और 3,000 का जो रिटर्न था जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया है वो डेबिट में आ जाएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या होता है हमारा, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट इंक्लूडेड इन गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो ये कैसे निकालेंगे, हमने 90,000 का गुड्स सेंड किया था, उसमें से 3,000 का वापस आ गया, तो एक तरीके से हमने 87,000 का गुड्स ही दिया था। ठीक है, इस 87,000 में कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इस 87,000 में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 25% का, तो 25 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे 125 से, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट था, तो इससे हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा 87,000 मल्टीप्लाई बाय 25/125 को 1/5 भी बोल सकते हैं। तो अब 87,000 में 5 का आप डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 17,400 आ जाएगा, जो कि ब्रांच एडजस्टमेंट कहलाएगा। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, यानी कि 17,400 जो है वो हमारे 87,000 के गुड्स में इंक्लूड प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर बंद कर दीजिए, तो टोटल हमारा कितना है, 90,000 का टोटल है। तो 90,000 के टोटल में से 17 और 3 20,400 आप लेस कर दीजिए, तो 69,600 से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से ये अकाउंट बंद हो जाएगा। देन डेटर्स अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो डेटर्स डेबिट में इंक्रीज होते हैं, तो ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं हमें 1,800 रुपए के, 1,800 के, और ब्रांच स्टॉक का मतलब क्रेडिट सेल्स होता है जो कि 70,000 की है, तो क्रेडिट सेल्स से हमारे इंक्रीज होंगे। ये ब्रांच स्टॉक है, ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो क्रेडिट सेल्स। इसके बाद बाय बैंक, बाय बैंक का मतलब होता है अगर हमें डेटर से कोई भी मनी रिसीव हुई है तो, हालांकि वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो हो सकता है ये मिसिंग हो सकता है ये मिसिंग हो। अभी मैंने फिलहाल इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये बाय ब्रांच स्टॉक क्या है, सेल्स रिटर्न, तो कोई भी सेल्स रिटर्न हुआ है, 500 रुपए का सेल्स रिटर्न हमें हुआ है। कोई डिस्काउंट बैड डेट्स है क्या, डिस्काउंट है हमारे पास 600 रुपए का, बैड डेट्स यहाँ पर नहीं है, तो 600 रुपए का ये हो गया। और क्लोजिंग बैलेंस भी हमें दिया हुआ है 5,700 रुपए का। तो कुल मिला के क्या नहीं है हमारे पास बाय बैंक नहीं है, यानी कि हमें डेटर से कितना पैसा मिला वो अवेलेबल नहीं है, बाकी सारा डेटा अवेलेबल है, जो कि ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। तो इस बाय बैंक के आगे हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल देख लेते हैं। तो डेबिट का टोटल है 71,800, और 71,800 के टोटल में से 5700, 600 और 500 को आप लेस कर दीजिए, तो आपके पास बैंक आ जाएगा 65,000। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका 65,000। 3 अकाउंट हमारे कंप्लीट हो गए। 4th अकाउंट हमारे पास है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ब्रांच एक्सपेंसेस में सबसे पहले 2 ही एक्सपेंसेस लिखते हैं हम, तो एक तो जो हमने कैश में पेमेंट किया है वो, और एक जो डेटर्स अकाउंट में जो भी डिस्काउंट था वो। तो कैश एक्सपेंडिचर हमारे पास है ब्रांच एक्सपेंसेस 6,500 के, तो 6,500 के तो कैश एक्सपेंडिचर हो गए, और डिस्काउंट हमने दे दिया था 600 रुपए का, तो टोटल मिला के 7,100 का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, जो कौन से अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में 7,100।
ठीक है। इसके बाद स्टॉक रिजर्व का बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट मैंने बताया था कि पहले तो क्रॉस में लिख देना, क्रेडिट में ओपनिंग, डेबिट में क्लोजिंग, और ब्रांच एडजस्टमेंट में यहां आ जाएगा, डेबिट में तो आएगा प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट में आएगा प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक रिजर्व का देखो, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1000 रुपीज का, तो ये तो बाय बैलेंस बीडी आ गया 1000 रुपीज। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, ओपनिंग स्टॉक हमारा है 5000 रुपीज का, तो वही फॉर्मूला है इनवॉइस प्राइस इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो ये आ गया अपना 1000 रुपीज। तो प्रॉफिट इन ओएस में आ जाएगा हमारा 1000 रुपीज, और इसी तरीके से हम निकालेंगे प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 12000 रुपीज का, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 12000 का क्लोजिंग स्टॉक है। इसको भी कर देंगे हम इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि 25/125 से, जिसका आ जाएगा 2400 का प्रॉफिट आ जाएगा। ये हम लिख देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड, इसमें स्टॉक रिजर्व के क्रेडिट में ब्रांच एडजस्टमेंट। बस अब टोटल लगा लीजिए, तो 3400 का टोटल हो गया क्रेडिट में, डेबिट में भी आना चाहिए 3400, उसमें से 1000 लेस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2400। हालांकि ओपनिंग क्लोजिंग भी वही होगा जो प्रॉफिट इन ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा क्रॉस में। इसके बाद लास्ट अकाउंट हमारे पास है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बाकी के ऊपर के जो 5 अकाउंट बने हैं उनके बैलेंसेस को शिफ्ट करना होता है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आप देख सकते हो क्रेडिट में आया था ब्रांच एडजस्टमेंट, तो डेबिट में शिफ्ट कर देना टू ब्रांच स्टॉक के नाम से। इसको हमने क्या कहा था, लॉस, 500 रुपए का लॉस हुआ था, तो यानी कि ये बाय वाला ब्रांच स्टॉक नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड अकाउंट गुड्स एंड टू ब्रांच के डेबिट में है ब्रांच एडजस्टमेंट 17400 का, तो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच आ जाएगा 17400 क्रेडिट में, डेबिट वाला क्रेडिट में शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेजर पोस्टिंग रूल्स। डेटर्स अकाउंट में नहीं होता है। एक्सपेंसेस अकाउंट के क्रेडिट में होगा 7100, जो कि एक्सपेंसेस के नाम से एडजस्टमेंट में आ जाएगा 7100। स्टॉक रिजर्व के दोनों तरफ होता है, स्टॉक रिजर्व के दोनों तरफ होता है, तो स्टॉक रिजर्व का जो डेबिट वाला 1000 है वो तो क्रेडिट में चला जाएगा 1000, और जो क्रेडिट वाला 2400 है वो डेबिट में आ जाएगा 2400। ठीक है, इसके बाद तो कौन सा अकाउंट होता है, इसके बाद तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट खुद ही होता है। बस टोटल लगा के हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितना टोटल आ रहा है। तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 18400, डेबिट में भी 18400, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा हमारा। तो लेस करो 18400 में से 2400, 7100 और 500 रुपीज, इन तीनों को आप लेस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 8400 का नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है आपका, जो अपना सेकंड मेथड था स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड की हम बात कर रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे कैसे अकाउंट बनाते हैं तो एक एग्जांपल के थ्रू हमने देख लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद लास्ट टॉपिक इस अकाउंट का जो रहता है वो है हमारा फॉरेन ब्रांच। ठीक है, फॉरेन ब्रांच, इसका कंसेप्ट क्या होता है ये देखो। फॉरेन ब्रांच का मतलब है हेड ऑफिस और जो ब्रांच ऑफिस है दोनों का अलग अलग कंट्री में होना। यूजी में बीकॉम फाइनल में अगर फॉरेन ब्रांच की बात की जाए तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार इसका क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर इंडिया में हेड ऑफिस है तो ब्रांच आउट ऑफ इंडिया होगा, या फिर हेड ऑफिस आउट ऑफ इंडिया है तो ब्रांच जो होगी वो इंडिया में होगी, या पर्टिकुलर दोनों जो होंगे वो अलग अलग कंट्रीज में होंगे, तो उसे कहेंगे हम फॉरेन ब्रांच। तो इस केस में हमें क्वेश्चन के अंदर क्या होगा और सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, तो इसमें सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया हुआ होगा वो जिस करेंसी में दिया हुआ होगा वो ब्रांच वाली कंट्री वाली होगी। जहां पर ब्रांच है, जिस कंट्री में ब्रांच है उस कंट्री की करेंसी आपको क्वेश्चन में देगा,
लेकिन आपको जो आंसर में लिखना है वो आपको हेड ऑफिस वाली कंट्री की करेंसी में लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, फॉलोइंग वाज द ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2020 ऑफ दिल्ली ब्रांच। अब यहीं से क्लियर है कि ब्रांच हमारी दिल्ली है और दिल्ली कहां पर है, इंडिया में है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर देगा इंडिया वाली यानी कि इंडियन करेंसी दैट इज रुपीज ऑफ एन इंग्लिश फर्म। इंग्लिश फर्म क्या है हमारी, इंग्लैंड या लंदन, ठीक है। तो वहां पर जो है वो इंग्लिश फर्म जो है वो हेड ऑफिस वहां का है। तो वहां की करेंसी के हिसाब से हमें क्या करना है, लंदन की करेंसी के हिसाब से ही हमें क्या करना है, ठीक है। जैसे यूरो होता है तो यूरो के हिसाब से ही हमें क्वेश्चन बना के चलना है। तो देखो यहाँ पर जो लेजर दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टॉक ऑन 1 जनवरी यानी ओपनिंग स्टॉक हमें 1,26,000 रुपीज में दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के आगे क्या लगा हुआ है, रुपीज। तो ये साइन हमें रुपीज में है जो कि ब्रांच वाला है। परचेज सेल्स हमें दिया हुआ है, डेटर क्रेडिटर गिवन है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल गिवन है, सैलरी एंड वेजेस गिवन है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस गिवन है, फर्नीचर भी हमें गिवन है और कैश एट बैंक है। और लंदन हेड ऑफिस अकाउंट का मतलब यह है कि एक तरीके से कैपिटल कितनी लगी हुई है हेड ऑफिस की ब्रांच में, ठीक है। नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है, ऑन दिसंबर 31 2020 यानी कि क्लोजिंग, तो द स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 3,25,000 रुपीज। यहां पर करेंसी का स्पेशल आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो 3,25,000 रुपीज में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। द डेबिट बैलेंस ऑफ द ब्रांच अकाउंट इन लंदन बुक्स ऑन दिसंबर 31 2020 वॉज 5,360 यूरो, ठीक है। यानी ये जो 3,32,000 आप देख रहे हो लंदन हेड ऑफिस का, वो ब्रांच अकाउंट जो है वो लंदन की बुक्स में ये है 5,360, यानी ऑलरेडी इसने कन्वर्ट करके दिया हुआ है कि ब्रांच तो रुपीज में लिखेगा लंदन का अकाउंट जो कि है 3,32,000 और लंदन में जो हेड ऑफिस लिखेगा वो ब्रांच अकाउंट के नाम से लिखेगा जो कि यूरो में लिखेगा जो कि 5,360 है। इसी तरीके से फर्नीचर उसने वहां लिखा हुआ है 700 यूरो का, जबकि फर्नीचर ब्रांच में लिखा हुआ है 49,100 का। तो ये दो वैल्यू तो इन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी चेंज करके आपको दिया हुआ है। बाकी की सारी वैल्यूज को आपको चेंज करना होगा। वो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर एक रेट ऑफ एक्सचेंज में दिया हुआ है 31 दिसंबर 2019, हम अकाउंट बना रहे हैं 2020 का, तो 19 हमारा ओपनिंग होगा। तो जो भी ओपनिंग बैलेंसेस होंगे हम उनको 70 रुपीज से एक्सचेंज करेंगे। दैट मीन्स 70 रुपीज इक्वल्स टू 1 यूरो, यानी हर रुपीज में हम 70 का डिवाइड कर देंगे जो भी ओपनिंग बैलेंस होंगे। इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 31 दिसंबर 2020 का 65 रुपीज। तो जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे उनको हम 65 से डिवाइड करेंगे, यानी 65 रुपीज इक्वल्स टू 1 यूरो। इसी तरीके से जो एवरेज रेट है पूरे साल भर की वो है 60 रुपीज। तो जो ट्रांजैक्शन ना ओपनिंग में होते हैं ना क्लोजिंग में होते हैं, वो ड्यूरिंग द ईयर कंटिन्यूस रहते हैं साल भर, उनको हम 60 से क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। प्रिपेयर ब्रांच P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन द हेड ऑफिस बुक्स। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है, एक तो P&L अकाउंट बनाना है जैसे ट्रेडिंग P&L अकाउंट होता है, और एक अपने को बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, आपको बनाना पड़ेगा, यानी ऊपर की सारी वैल्यूज को आपको यूरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो पूरी की पूरी जो ऊपर वाली जो टेबल है विथ डेबिट क्रेडिट बैलेंस, वो एज इट इज हमने क्या किया है, नीचे बना लिया है। ये देखो बिल्कुल एज इट इज हमने नीचे बना लिया, सारे अकाउंट के नाम आ गए, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आ चुका है, और यहां पर हम लिखेंगे रेट। तो मैंने ये बताया जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो 70 रुपीज से आएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 65 से आएगा, और एवरेज रेट का मतलब होता है जो ड्यूरिंग द ईयर एवरेज बनी रही उसमें 65 से हम डिवाइड करें, 60 से हम डिवाइड करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस है, तो 1,26,000 में हम 70 रुपीज का डिवाइड करेंगे, तो 1800 का बैलेंस आ जाएगा यूरो में। 1,26,000 डिवाइड बाय 70 करोगे तो 1800 का बैलेंस आ जाएगा डेबिट में। परचेज और सेल्स, परचेज और सेल्स ना ओपनिंग होती है ना क्लोजिंग होती है, ये ड्यूरिंग द ईयर होती है। तो जो भी ड्यूरिंग द ईयर होगा 7,50,000 11,25,000 दोनों वैल्यू को 60 रुपीज से हम डिवाइड करेंगे जो कि एवरेज रेट है।
तो अगर 750 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 12,500 आ जाएगा, और 11,25,000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 18,750 आ जाएगा। डेटर क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर बैलेंस नहीं है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो 390 को 260 को हम 65 से डिवाइड करेंगे, जो कि क्लोजिंग रेट थी हमारी। इसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल भी हमारे क्लोजिंग होते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में आते हैं। तो बैलेंस शीट में जो आएंगे वो हमारे जो 1,04,091,000 है, इसको भी 65 से डिवाइड करेंगे क्लोजिंग रेट से। सैलरी एंड वेजेस हम पूरे साल भर पे करते हैं, रेंट्स और रेट्स भी पूरे साल भर हम पे करते हैं, इसलिए ये एवरेज रेट पे आएंगे दोनों। ठीक है, तो 48,000 और 51,000 को 60 से डिवाइड करके लिखा जाएगा। बस वो बिल्कुल क्लियर है, डेबिट वाले डेबिट में लिखे जाएंगे, क्रेडिट वाले क्रेडिट में लिखे जाएंगे। फर्नीचर को आपको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी उसने 700 यूरो बोल दिया था, तो 49,100 के आगे आ जाएगा 700। कैशड बैंक 65 से होगा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस 65 से डिवाइड करके 4460 यूरो हो जाएगा। लंदन अकाउंट 3,32,000 था, आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी 5360 दिया हुआ था, ये 5360 यूरो ऑलरेडी दिया हुआ था। इसके बाद इंडियन रुपीस का जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ था उसका टोटल तो मैच आ रहा है, लेकिन जो यूरो में आपने कन्वर्ट किया है उसका हो सकता है ट्रायल बैलेंस मैच ना करे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सबको आपने अलग अलग वैल्यू से डिवाइड किया है। तो जो भी डिफरेंस आएगा, तो यहां पर 800 यूरो का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड, तो हमने लिख दिया डिफरेंस इन एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज रेट में डिफरेंस होने की वजह से 800 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। वो कहां आ रहा है? डेबिट में आ रहा है, क्योंकि डेबिट साइड कम है। तो यानी कि हो सकता है या तो ये लॉस हो, क्योंकि लॉस से डेबिट होते हैं, या हो सकता है ये एसेट्स हो। ठीक है, तो हम दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं जो डेबिट होता है। अब डेबिट दो ही चीज होगी ट्रायल बैलेंस में, या तो एक्सपेंडिचर या लॉसेस, या फिर एसेट्स। ठीक है, तो 800 को आप चाहो तो एसेट्स मान लो, चाहो तो एक्सपेंसेस मान लो, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस तो बन चुका है। इसके बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट अब जो हम बनाएंगे वो कन्वर्टेड वैल्यू से बनाएंगे, यानी कि यूरो से बना के चलेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो दिल्ली ब्रांच ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 हम बनाएंगे। तो सबसे पहले डेबिट में पता है ओपनिंग स्टॉक आता है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा वैसे रुपीज में 1,26,000 है, लेकिन यूरो में ये 1,800 होता है, तो 1,800 यूरो यहाँ लिख दिया जाएगा। परचेज हमारी आ चुकी है 12,500 यूरो, तो 12,500 यूरो आ गया। सेल्स हमें दे रखा है 18,750, ये 18,750 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस आपको ऊपर दिया हुआ था 3,25,000 का। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आपको 3,25,000 का दिया हुआ था। इसकी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप 65 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, 3,25,000 को 65 से डिवाइड किया, तो 5,000 यूरो आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से क्रेडिट के दोनों टोटल में से अगर आप डेबिट के दोनों टोटल लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि पी एंड एल अकाउंट के क्रॉस में शिफ्ट होता है। ठीक है, फॉर्मेट तो क्लियर ही है, बस खाली हमें वैल्यूज रखना है वहां पे। उसके बाद एक्सपेंडिचर आते हैं, तो देख सकते हो आप सैलरी एंड वेजेस और रेंट एंड रेट्स, दो ही ऐसी वैल्यू हैं जो हमारे एक्सपेंडिचर फॉर्म में है, तो इन दोनों को हम डेबिट में लिख देंगे, जो कि सैलरी एंड वेजेस तो हमारे पास है 800 यूरो और रेंट हमारे पास है 850, तो 800 और 850 आ गया। उसके बाद डिफरेंस इन एक्सचेंज को जो 800 रुपए है, आप चाहो तो उसको डेबिट में लिख सकते हो, पी एंड एल के डेबिट में, लॉस या एक्सपेंसेस मान के। अगर यहां ना दिखाना चाहो तो आप असेट्स में भी दिखा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आया अपना 9450, उसमें से 800, 850 और 800 हमने लेस कर दिया, तो 7,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि बैलेंस शीट में शिफ्ट होता है। अब लास्ट बनाएंगे हम बैलेंस शीट। तो जो ट्रायल बैलेंस में वैल्यू बैलेंस शीट में आती है वो हम बैलेंस शीट में रख देंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक नहीं आता, परचेज सेल्स भी नहीं आता, डेटर क्रेडिटर आते हैं, तो डेटर्स 6,000 है और क्रेडिटर 4,000 है, तो डेटर्स हमारे असेट्स में आ जाएंगे 6,000, क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी में आ जाएंगे 4,000। बीआर बीपी आते हैं, जो कि 1,600 रुपए जो बीआर है वो असेट्स में आ जाएगा, 1,400 रुपए का जो बीपी है वो लायबिलिटी में आ जाएगा। सैलरी नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा। फर्नीचर जो 700 यूरो का है वो 700 रुपए हमारे आ जाएंगे, तो यूरो आ जाएंगे असेट साइड। कैशड बैंक भी असेट्स होता है, तो 4460 कैशड बैंक हमारा असेट्स में आ जाएगा। उसके बाद जो लंदन हेड ऑफिस यानी कैपिटल अकाउंट होता है ये,
तो लंदन हेड ऑफिस कैपिटल अकाउंट देखो लाइबिलिटी में आ गया, जिसमें नेट प्रॉफिट 7,000 का ऐड होके बाहर लिख देंगे हम। डिफरेंस इन एक्सचेंज को हम एक्सपेंडिचर मान चुके हैं, इसलिए असेट्स में नहीं लिखेंगे। अगर वहां ना लिखो आप P&L में, अगर आप शो नहीं करोगे तो फिर आप असेट्स में लिखोगे। उसके बाद एक क्लोजिंग स्टॉक और है आपके पास 5,000 यूरो का, वो आपका असेट्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से सारी असेट्स और सारी लायबिलिटीज को पुट करके आप देख लीजिए, आपका बैलेंस मैच हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो फॉरेन ब्रांच अकाउंट है ये बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा आपका। बिल्कुल आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के फॉर्म में ही बनाना है। बस केवल ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन की जो करेंसी है वो क्वेश्चन की करेंसी आपके ब्रांच वाली कंट्री की है, और जो सॉल्यूशन में जो आपके करेंसीज आएंगी वो आपके हेड ऑफिस वाली कंट्री की करेंसी आएगी। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर होता है, ठीक है। और जो एग्जाम्स की जो पॉइंट ऑफ व्यू है इससे बाहर कुछ नहीं आता है इसमें, तो ये आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके चलना है।